किसी भी कंपनी को एक जीवित व्यक्ति की तरह सोचिए। उसका एक शरीर है, हाथ पैर हैं जो काम करते हैं, तो फिर उसका दिमाग क्या है? वो है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल। ये वो ग्रुप है जो कंपनी की सोच, उसके सारे बड़े फैसले और उसकी दिशा तय करता है। सही कहा। लेकिन ये दिमाग बनता कैसे है? मतलब क्या कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है? और एक बार बन गए तो उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 11 पर आधारित हैं। अच्छा। तो इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टर्स की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं से जुड़े नियमों की एक गहरी पड़ताल करेंगे। आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि एक कंपनी का दिमाग, मतलब उसका बोर्ड, कानून की नजर में कैसे बनाया जाता है, ताकि वो सही तरीके से काम करें और कंपनी को सही रास्ते पर रखे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे दिमाग की बनावट को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो है साइज को लेकर। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? क्या मतलब ज्यादा दिमाग हमेशा बेहतर नहीं होते? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ज्यादा दिमाग हमेशा बेहतर नहीं होते। कभी कभी वो सिर्फ ज्यादा शोर पैदा करते हैं। तो सेक्शन 149 के मुताबिक हर पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। 3? प्राइवेट कंपनी में 2 और 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होना जरूरी है। ये तो हुई न्यूनतम सीमा। और अधिकतम? क्या कोई ऊपरी सीमा भी है? हाँ, बिल्कुल है। अधिकतम सीमा है 15 डायरेक्टर्स की। सिर्फ 15? जी, कानून का मानना है कि 15 से ज्यादा लोगों का ग्रुप फैसले लेने में बहुत धीमा और अव्यवस्थित हो सकता है। सोचिए, एक मीटिंग में 50 लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए टाटा ग्रुप या रिलायंस जैसी, जी, उन्हें लगता है कि उन्हें 15 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो उनके लिए एक रास्ता है। वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 की सीमा को बढ़ा सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन? मतलब ये कोई मामूली फैसला नहीं है? नहीं, इसके लिए सिर्फ 51% नहीं बल्कि 75% शेयर होल्डर्स की हाँ चाहिए। यानी बोर्ड को बड़ा करने के लिए शेयर होल्डर से एक बहुत मजबूत सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हुई गिनती की बात। आपके नोट्स में एक और दिलचस्प नियम का जिक्र है, रेजिडेंट डायरेक्टर का। ये क्या है? ये एक बहुत जरूरी नियम है। कानून कहता है कि हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर, एक तो होना ही चाहिए। एक तो ऐसा होना ही चाहिए जो उस फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 182 डेज या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। अच्छा, इसके पीछे क्या सोच है? आप सोचिए, एक कंपनी भारत में काम कर रही है, लेकिन उसका पूरा बोर्ड जर्मनी या अमेरिका में बैठा है। अगर कंपनी कोई बड़ी गड़बड़ करती है तो भारतीय कानून तुरंत किसे पकड़ेंगे? सही बात है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि कंपनी का कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा भारतीय कानूनों की पहुंच में हो। एक तरह से ये कंपनी को कानूनी भूत बनने से रोकता है। जिसका कोई चेहरा ही ना हो। तो ये तो ही बोर्ड में कितने लोग होंगे और उनमें से कौन भारत में होगा। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है कि ये लोग कौन होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कंपनी के मालिक के दोस्त या रिश्तेदार हों? यहीं पर कानून एक बहुत दिलचस्प किरदार को कहानी में लाता है, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्वतंत्र डायरेक्टर? बिल्कुल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप बोर्ड की अंतरात्मा कह सकती हैं। ये वो व्यक्ति है जिसका कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट या प्रमोटर्स से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक बाहरी और निष्पक्ष नजरिया लेकर आता है। एकदम सही। और कानून के मुताबिक हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। 1/3? मतलब अगर 12 डायरेक्टर हैं तो 4 इंडिपेंडेंट होंगे। जी हाँ। और ये सिर्फ शेयर बाजार में लिस्टेड बड़ी कंपनियों के लिए ही है? नहीं, कानून का दायरा इससे बड़ा है। ये नियम सिर्फ लिस्टेड कंपनियों तक सीमित नहीं है। कानून कहता है कि एक निश्चित साइज से बड़ी पब्लिक कंपनियां, भले ही वो लिस्टेड ना हो, उन्हें भी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे। और ये साइज किस आधार पर तय होता है? ये उनकी पेड अप कैपिटल, सालाना टर्नओवर या उन पर कितना कर्ज है, इस पर तय होता है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कोई डायरेक्टर सच में इंडिपेंडेंट है? कोई किसी के दिमाग में तो झांक नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसीलिए कानून ने स्वतंत्रता की एक बहुत सख्त परिभाषा बनाई है। अच्छा। ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि नियमों की एक पूरी चेकलिस्ट है। जैसे कि जो व्यक्ति कंपनी का प्रमोटर है या उसके परिवार से है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है।
जो प्रमोटर्स या दूसरे डायरेक्टर्स का रिश्तेदार है वो भी नहीं बन सकता। और पैसों का क्या? मान लीजिए किसी का कंपनी के साथ कोई बड़ा बिजनेस है। उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति का कंपनी के साथ कोई बड़ा आर्थिक संबंध है, उसकी डायरेक्टर वाली फीस के अलावा, तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पिछले 3 सालों में कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनियों में किसी बड़े पद जैसे की मैनेजरियल पर्सनल या कर्मचारी रहा हो, वो भी इस पद के लिए योग्य नहीं है। तो ये नियम एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। बिल्कुल, ताकि बोर्ड में ऐसी आवाजें हों जो बिना किसी दबाव या लालच के सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हित में बोल सकें। और ये कितने समय तक रह सकते हैं? क्या कोई हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं, उस पर भी रोक है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार में 5 साल के लिए नियुक्त हो सकता है। 5 साल। अच्छा काम करने पर स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए उसे और 5 साल का कार्यकाल मिल सकता है। लेकिन लगातार 10 साल के बाद बस। उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिसमें वो उस कंपनी से किसी भी रूप में नहीं जुड़ सकता। ये एक तरह से रिश्ते को रीसेट करने जैसा है, ताकि वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे। एक अच्छा दिमाग सिर्फ स्वतंत्र विचारों से नहीं बल्कि अलग अलग तरह के विचारों से बनता है। क्या हमारे नोट्स इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत आधुनिक पहलू है। कानून कहता है कि बोर्ड में विविधता यानी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसी सोच के तहत वुमेन डायरेक्टर्स का प्रावधान लाया गया। हर लिस्टेड कंपनी और एक निश्चित साइज से बड़ी हर पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम एक महिला डायरेक्टर रखना अनिवार्य है। इसका मकसद सिर्फ लैंगिक समानता नहीं बल्कि बोर्ड की चर्चा में एक अलग दृष्टिकोण शामिल करना भी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या छोटे निवेशकों के लिए भी कोई आवाज है, जिनके पास शायद 100-200 शेयर होते हैं? उनकी कौन सुनता है? उनकी भी सुनी जाती है। सेक्शन 151 में स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का एक बहुत ही मजबूत प्रावधान है। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब? इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास कंपनी के 20,000 रुपए से ज्यादा की नॉमिनल वैल्यू के शेयर न हो। अच्छा, तो ये डायरेक्टर कैसे चुना जाता है? अगर किसी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1,000 छोटे शेयर होल्डर्स या कुल छोटे शेयर होल्डरों का 10वां हिस्सा जो भी कम हो मिलकर नोटिस देते हैं। हाँ, तो उन्हें अपने बीच से एक डायरेक्टर चुनने का अधिकार मिल जाता है। ये छोटे निवेशकों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। कमाल है। तो अब हमने तय कर लिया कि बोर्ड में कौन कौन हो सकता है। अब असल प्रक्रिया पर आते हैं। किसी को डायरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? मुझे आपके नोट्स में एक शब्द बार बार दिख रहा है, डिन। ये डायरेक्टर्स का आधार कार्ड जैसा कुछ है क्या? हाँ, आप इसे डायरेक्टर्स का आधार कार्ड कह सकती हैं। DIN का मतलब है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके। किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से ये यूनिक नंबर लेना पड़ता है। इसके बिना आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त हो ही नहीं सकते। और एक बार DIN मिल गया फिर प्रक्रिया सीधी है। आमतौर पर डायरेक्टर्स की नियुक्ति कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की वोटिंग से होती है। DIN मिलने के बाद डायरेक्टर को 1 महीने के अंदर अपनी सभी कंपनियों को बताना होता है कि ये मेरा DIN है। फिर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इसकी सूचना दे। आपकी नोट्स में सेक्शन 155 का जिक्र है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा DIN नहीं रख सकता। ऐसा क्यों? पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। DIN के जरिए कोई भी रेगुलेटर या कोई आम आदमी भी ये पता लगा सकता है कि एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अच्छा। अगर एक व्यक्ति को 10 अलग-अलग DIN रखने की इजाजत होती तो वो अपनी पहचान छिपाकर गड़बड़ियां कर सकता था। एक DIN मतलब एक पहचान, एक रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि डायरेक्टर कौन बन सकता है और कैसे। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद ज्यादा दिलचस्प है। डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता? कानून की ब्लैकलिस्ट क्या कहती है? हाँ, सेक्शन 164 में इन डिस्क्वालिफिकेशंस मतलब अयोग्यताओं का जिक्र है। ये एक तरह की रेड फ्लैग लिस्ट है। जैसे कि? इसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जिन्हें किसी अदालत ने अनसाउंड माइंड का घोषित किया हो, या फिर जो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, मतलब जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड का क्या? वो एक बहुत बड़ी अयोग्यता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है तो वो सजा खत्म होने के 5 साल बाद तक डायरेक्टर नहीं बन सकता। और अगर सजा 7 साल या उससे ज्यादा की है
तो उस पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती है। मतलब कानून साफ कहता है कि कंपनियों का नेतृत्व साफ सुथरे हाथों में होना चाहिए। बिल्कुल। आपके नोट्स में एक और बहुत सख्त नियम का जिक्र है जो कंपनियों के कंप्लायंस से जुड़ा है। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण डिस्क्वालिफिकेशन में से एक है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है जिसने लगातार 3 साल तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, या फिर जिसने अपने डिबेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स का पैसा चुकाने में 1 साल से ज्यादा का डिफॉल्ट किया है, तो उस डायरेक्टर पर गाज गिरती है। तो वो उस डिफॉल्टर कंपनी में दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता, यही ना? सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस कंपनी में तो रीअपॉइंट हो ही नहीं सकता, बल्कि वो किसी दूसरी साफ सुथरी कंपनी में भी अगले 5 सालों के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये तो बहुत सख्त नियम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गलती कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की हो और सजा डायरेक्टर को मिले? ये सख्त है, लेकिन जरूरी है। कानून कहता है कि कंपनी चलाने की अंतिम जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे पता नहीं था। ये नियम डायरेक्टर्स को मजबूर करता है कि वे अपनी कंपनियों के कंप्लायंस को लेकर हमेशा चौकन्ने रहें। ये कॉर्पोरेट हाइजीन के लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा है। तो एक बार कोई इन सब बाधाओं को पार करके डायरेक्टर बन गया तो उसके कर्तव्य क्या हैं? What is expected of a director? सेक्शन 166 में उनके कर्तव्यों की एक लिस्ट है। इसे हम 3-4 मुख्य बातों में समझ सकते हैं। पहला, कंपनी के हित में और गुड फेथ के साथ काम करना। ठीक है। दूसरा, अपने काम को पूरी लगन, देखभाल और मेहनत से करना। तीसरा, हितों के टकराव से बचना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी, आप ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आपका व्यक्तिगत फायदा कंपनी के फायदे से टकराए। और चौथा, अपने पद का इस्तेमाल करके कोई अनड्यू गेन या अनुचित लाभ न उठाना। और अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं निभाता या मान लीजिए लगातार मीटिंग में ही नहीं आता, तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। इसे कानून में वेकेशन ऑफ ऑफिस कहते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प नियम है। क्या? अगर कोई डायरेक्टर बिना छुट्टी लिए लगातार 12 महीनों तक बोर्ड की सारी मीटिंग से गायब रहता है, तो उसका पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। मतलब आप डायरेक्टर बन के साल भर के लिए गायब नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। पद छोड़ने के और क्या तरीके हैं? क्या कोई खुद इस्तीफा दे सकता है या शेयर होल्डर्स उसे हटा सकते हैं? दोनों ही हो सकता है। सेक्शन 168 के तहत डायरेक्टर एक लिखित नोटिस देकर कभी भी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। अच्छा। इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। आपके कार्यकाल में अगर कोई गड़बड़ हुई थी तो आप उसके लिए बाद में भी जवाबदेह रहेंगे। और हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, कंपनी के असली मालिक तो शेयर होल्डर्स होते हैं। बिल्कुल। तो सेक्शन 169 उन्हें यह अधिकार देता है कि वे एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी भी डायरेक्टर को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकते हैं। बस एक शर्त है कि उस डायरेक्टर को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। एकदम सही। इसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स महज कुछ लोगों का एक कमरा नहीं है। इसके गठन के पीछे कानून का एक बहुत मजबूत और सोचा समझा ढांचा है। बिल्कुल, हर नियम का एक मकसद है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से लेकर वुमेन डायरेक्टर्स तक हर भूमिका को पारदर्शिता, जवाबदेही और एक बेहतर नजरिए के लिए डिजाइन किया गया है। जिन्स जैसी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि कोई अपनी जिम्मेदारियों से बच ना सके। और डिस्क्वालिफिकेशन के कड़े नियम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊंचे मानक स्थापित करते हैं। इन सभी नियमों का अंतिम लक्ष्य तो शेयर होल्डर्स, खासकर छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना ही है। हाँ, और इसी संदर्भ में हमारे स्रोत में सेक्शन 163 का जिक्र है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत की बात करता है। अच्छा, ये क्या है? ये एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डायरेक्टर्स का चुनाव इस तरह से हो कि बोर्ड में शेयर होल्डर्स को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। मान लीजिए किसी के पास कंपनी के 20% शेयर है, तो इस सिस्टम के तहत उसे बोर्ड में कम से कम 1 सीट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये होता कैसे है? इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जैसी प्रणालियों से किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून इसे कंपनियों के लिए एक विकल्प के तौर पर देता है, ये अनिवार्य नहीं है। और यहीं पर आज की चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बिल्कुल, ये हमें एक विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असली लक्ष्य हर शेयर होल्डर को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, एक आवाज देना है,
तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसी प्रणाली जो अल्पसंख्यक शेयर होल्डरों को इतना मजबूत प्रतिनिधित्व देती है, उसे बड़ी कंपनियों के लिए एक विकल्प के बजाय अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए?